दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कागज के इतिहास के बारे में कि इसका आविष्कार कब हुआ, किसने किया और कागज की खोज के बाद से दुनिया में, खासकर भारतीय इतिहास में कितना कुछ बदल गया। अब शायद आप यह सोचें कि मुझे क्या ज़रूरत है कागज के इतिहास को जानने की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह बात समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि भारत में कागज आने के बाद भारत के वास्तविक इतिहास को किस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया और इस कागज के पन्नों में एक अलग ही इतिहास की रचना होने लगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल समन कल्चर पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें, जिससे समन कल्चर की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आप हमारे परमानेंट साथी बनना चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन जरूर करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भारतीय इतिहास को ध्यान से समझें तो इसको 3 प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 1 मान्यतावादी इतिहास, नंबर 2 शैक्षणिक इतिहास और नंबर 3 उत्खनन का इतिहास। यहाँ पर मान्यतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति 1 लाख वर्ष से भी आगे स्थापित है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जबकि शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की व्यवस्थित संस्कृति मात्र 10,000 वर्ष के अंदर की है और भारत में वैदिक संस्कृति आज से 3500 वर्ष पूर्व से है। जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान, किसी शासक का कोई किला, उसका राज्यादेश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मृदभांड, लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत जैसी बातों का मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। यहाँ पर एक बात आपको और समझ लेना चाहिए कि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के सभी साक्ष्य आज उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिले हैं, जबकि ब्राह्मणी वैदिक मान्यता वाली सभी संस्कृति का साक्ष्य जमीन के ऊपर से मिला है। दोस्तों, आज यह बात तो सभी को पता है कि भारत में 850 ईस्वी यानी 9वीं सदी से पहले जो भी सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य मिलता है वह सम्यक सभ्यता यानी बौद्धिक संस्कृति का साक्ष्य है। और उस सभ्यता की जो भी लेखन कला होती थी वह ज़्यादातर पत्थरों यानी शिलालेख के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि उस समय के जितने भी सम्राट हुए हैं, जैसे सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क, सम्राट समुद्रगुप्त जैसे और भी सम्राट, उन्होंने अपने लिखने के लिए पत्थरों का ही प्रयोग किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप कांधार में मिला यूनानी और अरामाई का द्विभाषी शिलालेख देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि सम्राट अशोक ने धम्मलिपि यानी बामी, खरोष्टी, अरामाई और यूनानी इन चारों में अपने अभिलेख लिखवाए हैं। दोस्तों, इतने सारे सबूतों के आधार पर आप यह समझ गए होंगे कि उस समय लिखने के लिए शिला यानी पत्थर का ही प्रयोग हुआ था और उसकी लिपि धम्म लिपि थी, ना कि देवनागरी लिपि। दरअसल दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। 201 ईसा पूर्व हान राजवंश के समय चीन के निवासी साई लुन ने कागज का आविष्कार किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कागज का नामकरण चीन ने झी किया था। कहने का मतलब कागज का नाम उसने झी रखा था। दोस्तों, समाज और भाषा के विकास क्रम में वह झी चीन से सिल्क के रास्ते से चलकर अरब देशों में पहुंचा था, जहां उस झी का नामकरण अरबी भाषा में कागज हुआ। अब वही कागज अरब से जब यूरोपीय बाजार में पहुंचता है तो उस कागज का नामकरण रोमन भाषा में पेपर हो जाता है। लेकिन वही कागज जब अरब के तुर्कों द्वारा भारतीय बाजार में आता है तो भारत के भ्रमवंशी लोग उस कागज नाम को संस्कारित करना उचित नहीं समझते हुए उस अरबी नाम के साथ कागज को अंगीकार कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रमवंशियों को भारत की सम्यक संस्कृति वाली पुरखों की भाषा से परहेज था, लेकिन यहाँ उन्हें अरब के तुर्कों की भाषा कागज से परहेज नहीं था।
दोस्तों अब आइए समझते हैं कि किस तरह इसी कागज का इस्तेमाल करते हुए भारत के इतिहास को ही परिवर्तित कर दिया गया। दरअसल साथियों, भारत में पुरातात्विक रूप से ब्राह्मणी संस्कृति की प्रमाणित प्रथम रचना आदि शंकर का दर्शन है और इन सभी रचनाओं का लेखन कागज की पांडुलिपि पर हुआ है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कागज का नामकरण पाली और संस्कृत भाषा का नहीं है। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि कागज अरबी भाषा का शब्द है। दोस्तों जब यही कागज मुगल शासकों के साथ भारत आता है तो इसका नाम संस्कृत नहीं होकर अरबी ही रह जाता है और फिर सम्यक संस्कृति के सभी गुणवाचक शब्दों का संस्कार होते हुए ब्राह्मणी रचना का लेखन सिर्फ कागज पर होने लगता है। इस तरह से आपको यकीन हो गया होगा कि ब्राह्मणी ग्रंथों का लेखन मुगल द्वारा लाए गए कागज पर ही सुनिश्चित हुआ है। एक बात और, ब्राह्मणी ग्रंथों का लेखन कागज पर तो है ही, लेकिन इन सभी लेखन की लिपि नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में है, क्योंकि संस्कृत भाषा का लेखन नागरी वर्णमाला से ही संभव है। हालांकि धम्म लिपि और नागरी लिपि की वर्णमाला से संबंधित बातें मैं भाषा और लिपि के क्रमिक विकास वाली वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूं। पूरी जानकारी के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ आपको एक बात पर बारीक से ध्यान देने की जरूरत है कि पुरातात्विक रूप से नागरी लिपि और संस्कृत भाषा का लेखन पाल वंश के मध्यकाल में भी मिला है, लेकिन वह सभी लेखन ताम्रपत्र और शिलापट्ट पर है। यानी 9वीं-10वीं शताब्दी के समय में धम्म लिपि का क्रमिक विकास नागरी लिपि में और पाली भाषा का संस्कार संस्कृत भाषा में लगभग हो गया था। इस संस्कारित संस्कृत भाषा का लेखन नागरी लिपि में ताम्रपत्र और शिलापट्ट पर काफी मिला है, लेकिन इस समय तक प्राप्त ताम्रपत्र और शिलापट्ट जैसे शिलालेख में ब्रह्मवंशियों द्वारा लिखित ब्राह्मणी साहित्य नहीं मिला है। एक बात और, आदि शंकराचार्य के दर्शन द्वारा रचित ग्रंथ जो कि कागज की पांडुलिपि पर और नागरी लिपि वाली संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिला है। तो यहाँ पर एक बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि पुरातात्विक रूप से ऐसे सभी लेखन का साक्ष्य सिर्फ कागज की पांडुलिपि पर और जमीन के ऊपर से मिला है। आगे जैमिनी और कुमारिल भट्ट ने इस नए शैव पंथ वाले दर्शन ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाली सोच को एक नई दिशा देते हुए इस पर लेखन के माध्यम से इसको काफी आगे बढ़ाया था। इसके बाद भारतीय संस्कृति में वैदिक अवधारणा द्वारा वैष्णव दर्शन का श्रेय रामानुज को ज्यादा जाता है। दोस्तों अब शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जब मुगल शासक भारत में आते हैं तो उनके साथ लाए कागज पर ब्राह्मणी ग्रंथों की रचना होती है और भारत की सबसे उन्नत सभ्यता सम्यक संस्कृति यानी बुद्धिस्ट कल्चर को परिवर्तित कर दिया गया और उस पर ब्राह्मणी संस्कृति को स्थापित कर दिया गया। बाकी का क्या ख्याल है आपका? अपनी राय में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।